हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। सो बेसिकली इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ आर पार्ट 2 ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप चैप्टर नंबर 6 रिसोर्स मोबिलाइजेशन। तो अब हमने ऑलरेडी कुछ पार्ट जो है वो पार्ट 1 में कवर करके रखा है, बेसिक ओके। सो आज हम फाइनली मेन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं हमारे एंटरप्रेन्योरशिप के। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ फिनेंस. Let me just quickly show you the slides. Okay, so now see, finance. If I can explain you in the simple term, finance basically in a regular language we can call it as a money, है ना। जो भी पैसे हम लोग खर्चते हैं, हम लोगों के जो भी नीड्स होते हैं, जो भी डे टू डे नीड्स होते हैं, हम सब उन डे टू डे नीड्स को कैसे फुलफ़िल करते हैं? विद द हेल्प ऑफ मनी ओनली। तो फिनेंस भी क्या है? फिनेंस इज़ ऑल्सो अ मनी। ठीक है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मनी ही फिनेंस है। ओके बेटा, देखो अब हम पढ़ते हैं। फिनेंस रेफर्स टू फंड्स और मॉनेटरी रिसोर्सेज नीडेड बाय इंडिविजुअल, बिजनेसेस एंड गवर्नमेंट। तो देखो फिनेंस क्या है? एक टाइप का फंड है या फिर एक मॉनेटरी रिसोर्स मतलब रिसोर्स रिलेटेड विथ मनी नीडेड बाय। और देखो पैसे की ज़रूरत हर किसी को होती है, चाहे वो कोई इंडिविजुअल हो, फॉर एग्जांपल चाहे आप क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल यू वांट टू गो टू अ मूवी थिएटर, ओके। तो अभी आपको मूवी थिएटर जाना है, तो मूवी थिएटर जाने के लिए भी तो आपको पैसे लगेंगे, राइट। तो वो भी क्या है? वो भी तो फिनेंस में ही आ गया ना। आपको पैसे लग रहे हैं, येस और नो। फॉर एग्जाम्पल आपका बर्थडे है, आपको केक कट करना है, केक खरीदना है, केक खरीदने के लिए भी तो पैसे लगेंगे। इन अ सिमिलर वे बिजनेस हाउसेस जो होते हैं अपना बिजनेस सेटअप करने के लिए, लोगों को सैलरी प्रोवाइड करने के लिए, इक्विपमेंट्स, मशीनरी ये सब खरीदने के लिए, फिक्स्ड एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए बिजनेस को भी फिनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट गवर्नमेंट, देन रोड्स बनवाने के लिए, ब्रिजेस बनवाने के लिए, इन सब के लिए जो है गवर्नमेंट को भी पैसे फंडिंग लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल और मैं आपको बताऊं तो फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट स्कूल्स, गवर्नमेंट कॉलेजेस, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, ये सारी चीज़ें बनवाने के लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। एंड दैट मनी इज़ नोन एज फिनेंस। आई होप दिस इज़ क्लियर। देन द नेक्स्ट पॉइंट, द सिग्निफिकेंस ऑफ फिनेंस in enterprise is elucidated like a lubricant to the process of production. Now क्या बोल रहा है ये लाइन क्या बोल रही है? lubricant to the process of production. देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल किसी चीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें मशीन्स की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ मशीन जो है वो प्रॉपर वर्क करे, राइट। तो उसके लिए हमें जो है वो ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि जो लुब्रिकेंसी है ना वो बनी रहे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दूँ तो घर में जो सिलाई मशीन होती है मम्मा की, है ना, जो स्विंग मशीन होती है, सिलाई मशीन होती है, तो मम्मी कभी कभी जब वो जम जाती है ना, तो मम्मी क्या करती है, कभी कभी उसमें तेल डाल देती है, येस और नो, ताकि वो क्या हो, उसमें स्मूथ फंक्शनिंग हो उसकी, है ना, काम रुके नहीं, प्रॉपर चल सके वो मशीन। वैसे ही समझना, एक मशीन को ढंग से काम करने के लिए जो ऑयल लगता है, इन अ सिमिलर वे किसी भी बिजनेस, किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी गवर्नमेंट, मेनली किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें क्या लगता है बच्चा? फिनेंस लगता है। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए हमें फिनेंस लगता है। तो यही ये लाइन जो है वो आपको एक्सप्लेन करना चाहती है कि जैसे मशीन को ऑयल लगता है प्रॉपरली रन करने में, वैसे ही बिजनेस को फिनेंस लगता है प्रॉपरली रन करने में। नाउ राइट फ्रॉम द बिगनिंग कंसीविंग एन आइडिया, फिनेंस इज़ रिक्वायर्ड। जैसे ही आइडिया आता है कि यार ये काम करना है, फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा पार्लर ही खोलना है घर के अंदर, तो भी आइडिया आया और खर्चा चालू, पैसे तो लगेंगे। जैसे कि क्या, प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, बोर्ड लगवाना पड़ेगा, है ना, चेयर खरीदनी पड़ेगी, फर्नीचर लेना पड़ेगा, मिरर लेना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आ गया ना, जैसे ही आइडिया आया वैसे ही खर्चा चालू, फिनेंस, मुझे पैसा तो लगेगा ही क्योंकि मुझे बिजनेस चालू करना है। ओके, फॉर एग्जाम्पल टू प्रमोट और इस्टेब्लिश बिजनेस, मतलब क्या हुआ? एडवर्टाइजमेंट करना। एक्वायर
फिक्स्ड एसेट्स जैसे कि फर्नीचर खरीदा, मिरर खरीदा, ये सब मेरे फिक्स्ड एसेट्स हो गए। मेक मार्केट इन्वेस्टिगेशन, अब मैं पार्लर उसी जगह खोलूँगी जहाँ पे मुझे पता है कि यहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है, यहाँ पे गर्ल्स रहती हैं, यहाँ पे जो लेडीज़ वगैरह है, यहाँ पे किटी पार्टी ज़्यादा होती हैं, तो उस जगह पे मैं पार्लर ज़्यादा अपना वहाँ ही खोलूँगी। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मार्केट इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा कि डिमांड जो है पार्लर की वो कहाँ पर ज़्यादा है। डेवलप प्रोडक्ट, अब मेरा तो जैसे पार्लर है, ठीक है, तो उधर तो कोई डेवलप प्रोडक्ट का सीन नहीं है, पर अगर यहीं पे अगर मैं कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोल रही हूँ तो कोई जैसे फॉर एग्जांपल मेरा शू का मैन्युफैक्चरिंग है, तो प्रोडक्ट बनाने के लिए भी तो पैसे लगेंगे ना, उस चीज़ की बात हो रही है। मशीन खरीदने के लिए, लोगों को सैलरी देने के लिए, क्रिएटिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट। नाउ सी फॉर एग्जांपल, 1 सेकेंड एवरीवन, यस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा है ना क्रिएटिंग वैल्यू टू द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेदर है, अब आप लोग मुझे बताओ लेदर कौन कौन खरीदेगा तुम लोगों में से? कोई भी नहीं, क्योंकि लेदर जो रॉ फॉर्म में अवेलेबल है वो कोई भी यूज़ का नहीं है। पर इसी लेदर को जब हम लेदर शूज़ में कन्वर्ट करते हैं, शूज़ में, तो अब क्या ये यूज़फुल हो गए, है ना? तो देखो लेदर की वैल्यू जब वो रॉ फॉर्म में था तब उसकी वैल्यू कम थी, पर जैसे ही वो शू के फॉर्म में हो गया उसकी वैल्यू बढ़ गई। तो हमने क्या किया, हम एक वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर, तब जाके तो कस्टमर उसे खरीदेगा, उसके अंदर कुछ बेनिफिट्स ऐड कर रहे हैं, राइट। अगर हमारे बिजनेस को हमें एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, इम्प्रूव करना है या फिर ग्रो करवानी है, तो उसके लिए भी हमें फिनांस की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फिनांस। देखो अब बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है एक बिज़नेस के अंदर, जैसे कि क्या बताओ, आप लोग भी सोचो और मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि प्रोडक्शन, देन मार्केटिंग, देन सेल्स, देन एडमिनिस्ट्रेशन, देन फिनांस, then transport and many more. But see it very carefully बच्चा, इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी दिखाई दे रही है आप लोगों को? इसमें से जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी कौन सी दिखाई दे रही है? देखो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है फिनांस। अगर पैसे ही नहीं होंगे तो क्या मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ? अगर पैसे ही नहीं होंगे तो क्या मैं प्रोडक्शन कर सकती हूँ, मुझे बताओ? नो। मार्केटिंग कर सकती हूँ? नो। सेल्स कर सकती हूँ? नो। लोगों को पैसे दे सकती हूँ क्या एडमिनिस्ट्रेशन कराने के लिए? नो। ट्रांसपोर्ट करा सकती हूँ क्या? नो। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी एक बिज़नेस के लिए वो होती है फिनांस। ठीक है, देखो क्या लिखा है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग एंड फिनांस are the most important activity for the business, but financing as the first because nothing can be done without money, क्योंकि पैसे के बिना बिजनेस को चालू ही किया नहीं जा सकता है। तो इसीलिए ये फर्स्ट एक्टिविटी है किसी भी बिजनेस की। Before doing anything, an entrepreneur should clearly answer the following 3 questions. अब बिजनेस चालू करने से पहले 3 क्वेश्चन के आंसर एक एंटरप्रेन्योर को पता होने चाहिए। वो 3 क्वेश्चन क्या है? हाउ मच मनी इज़ रिक्वायर्ड, मुझे कितना पैसा लगेगा मेरे बिजनेस को चालू करने में। वेयर विल मनी कम फ्रॉम, पैसा आएगा कहाँ से? क्या मेरे बैंक अकाउंट से आएगा या फिर मुझे लोन लेना पड़ेगा या फिर किसी रिलेटिव से पैसे मांगने पड़ेंगे? कहाँ से आएगा पैसा? When does the money needed to be available, और मुझे किस वक्त पर, किस टाइम पर मुझे जो पैसा है वो उसकी नीड, उसकी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चा। Now there is one of the beautiful case study given in your text book. तो अब हम वो केस स्टडी पढ़ते हैं। दिस केस स्टडी इज ऑल अबाउट एयर इंडिया। आई होप आप लोगों ने सभी ने इसका नाम सुना होगा, एयर इंडिया। व्हाट इज़ एयर इंडिया? एयर इंडिया क्या है? इट इज़ अ फ्लाइट, राइट?
एक फ़्लाइट है। तो देखो थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड बताती हूँ। पहले जो एयर इंडिया था ना, सबसे पहले वो टाटा की कंपनी थी। एयर इंडिया जो था वो उसका ओनर कौन था? टाटा। पर थोड़े टाइम बाद ये जो एयर इंडिया था वो एक्वायर कर लिया, खरीद लिया किसने? गवर्नमेंट ने। ओके, पर फिर क्या होने लगा आपको पता है? फिर गवर्नमेंट जब संभालने लगी एयर इंडिया को, तो एयर इंडिया को बहुत ज़्यादा लॉसेस होने लग गए, लॉसेस, राइट। तो और अब अगर हम रिसेंटली बात करें कि मैम एयर इंडिया का ओनर कौन है, तो जब गवर्नमेंट को इतने ज़्यादा लॉस होने लग गए एयर इंडिया से, तो गवर्नमेंट ने फिर से ये एयर इंडिया किसको दे दिया? टाटा को। तो देखो पहले एयर इंडिया टाटा का था, फिर गवर्नमेंट का हुआ, बट बहुत ज़्यादा लॉसेस हुए, तो फिर से टाटा इसका ओनर बन गया है। देखो क्या लिखा है आपकी बुक में, लिखा है ये कि एयर इंडिया को अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ का लोन था उसके ऊपर, है ना, लाइबिलिटी थी, उसको पे ऑफ करना था। बट अगर मैं आपको बताऊँ रिसेंटली टोटल, ये आपको 2011 का डेटा दिया हुआ है आई थिंक आपकी बुक में, ठीक है, पर मैं आपको अगर करंट इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो टोटल जो लोन था ना वो था 61,562 करोड़ का। कब की बात बता रहे हैं ये आपको? अगस्त 31, ठीक है, 2021 अगस्त 31 का रिसेंट का ये डेट है, ठीक है। टोटल डेब्ट ये इतना था। उसके बाद देखो क्या लिखा है, एयर इंडिया हैज़ डिफॉल्टेड ऑन द इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ 200 करोड़। मतलब सोचो 61,562 का तो लोन था उसके ऊपर, ठीक है। 1 सेकेंड बच्चा, हाँ 61,562 का तो 31 अगस्त तक आते आते उसके ऊपर लोन हो गया। और जब 40,000 करोड़ लोन था ना, तो उसके ऊपर उनको 200 करोड़ का इंटरेस्ट लगाया था बैंक ने। एयर इंडिया 200 करोड़ रुपए भी नहीं दे पा रही थी बैंक को एज अ फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। तो सोचो पूरा का पूरा प्रिंसिपल अमाउंट कैसे दे पाएगी, समझ आ रहा है? द लेंडर हैव एग्रीड एंड रिड्यूसेस द इंटरेस्ट रेट ऑन द पार्ट ऑफ द डेट। लोगों ने सोचा कि चलो छोड़ो, इनका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम कर देते, ये लोग इंटरेस्ट ही नहीं दे पा रहे तो पूरा पैसा तो कैसे ही देंगे। दिस इज perhaps the first time that the national carrier has defaulted on the payment to the bank। और ये मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि जो नेशनल बैंक है, गवर्नमेंट की बैंक, गवर्नमेंट कैरियर मतलब गवर्नमेंट की ये जो एयर इंडिया था वो गवर्नमेंट के कंट्रोल में था, है ना। तो मतलब ऐसे पहली बार हुआ कि गवर्नमेंट की कंट्रोल में जो कंपनी है वो लॉसेस में जा रही है, पैसा नहीं दे पा रही, डिफ़ॉल्ट कर रही है पैसे के अंदर, ठीक है। अब फिर एयरलाइंस जो थी, एयर इंडिया जो थी, वो और पैसा मांगने लग गई बैंक से, पर बैंक ने क्या किया? डिक्लाइन कर दिया टू हेल्प बिकॉज ऑफ द एयरलाइंस पुअर फिनेंशियल हेल्थ। उन लोगों के पास पहले के ही पैसे देने के लिए कुछ नहीं है, तो इसीलिए उन जो बैंक थी, ठीक है, उन लोगों ने क्या बोला कि नहीं, हम आपको लोन अब नहीं दे पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एयर इंडिया की स्टडी। इससे हमें पता है क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो एयर इंडिया है उसने अपने आप को मतलब फंडिंग के लिए वो फंड कहाँ से लेकर आया, फिनेंस कहाँ से लेकर आया एयर इंडिया? सो थ्रू बैंक लोन, ठीक है, याद रखना बेटा, बैंक लोन के थ्रू वो जो है अपना फिनेंस लेकर आया। नाउ sources of finance. There are two sources of finance: internal source, external source. Internal, as the name suggests, when it can provide the finance itself. For example, owners fund, retain profit. देखो इंटरनल सोर्स मतलब क्या? या तो ओनर के खुद का पैसा या फिर रिटेन्ड प्रॉफिट। रिटेन्ड प्रॉफिट का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपको 100 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2020 में, ओके, इसमें से आपने 20 करोड़ जो है वो अलग साइड में रख लिए, ठीक है। अब 2-3 साल बाद आप चाहते हो कि आपका बिजनेस को आप और एक्सपांड करो, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो ये जो 20 करोड़ है ना बेटा, इन 20 करोड़ को बोला जाता है रिटेन्ड प्रॉफिट। मतलब पैसा कुछ हमने प्रॉफिट में से निकाल के बचा के रख दिया ताकि हम आगे जाके उस प्रॉफिट को हम बिजनेस के अंदर यूज़ कर पाए,
उसे बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट। तो इंटरनल सोर्स मतलब कि भाई खुद के यहाँ से ही पैसा आए, और एक्सटर्नल सोर्सेज ऑफ फिनेंस क्या हो जाएगा, जैसे कि बैंक लोन, उसके बाद अगर मैं आपको बोलूँ तो शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो एक्सटर्नल, जो पैसा बाहर से ले रहे हो, जो आपको बाद में जाके वापस से रीपे करना पड़ेगा, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल सोर्स ऑफ फिनेंस। सो बच्चा लोग, इन दिस वीडियो आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। अब जो पार्ट 3 है मैं कुछ टाइम बाद उसे भी पब्लिश कर दूंगी। इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।